आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम सूबा बोलेगा में बात करेंगे लॉकडाउन रिटर्न। भारत में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,199 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1.1 करोड़ के पार जा पहुंची है। पिछले 7 दिनों में कोरोना के बड़े मामलों ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में आए कोरोना के नए मामलों के बाद संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वहीं 83 नई मौतों के बाद देश में कोरोना से होने वाली कुल मौतों की संख्या 1,56,385 हो गई है। पिछले 7 दिनों के कोरोना आंकड़ों को देखें तो ये ग्राफ 1 लाख को पार कर गया है। जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं वो एक बार फिर देश को लॉकडाउन की तरफ ढकेल रहा है। जी हाँ, हम लॉकडाउन क्यों कह रहे हैं इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना में फिर एक साल पहले जैसे मुश्किल हालात पैदा करने शुरू कर दिए हैं, इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। देश में 11 महीने पहले हिंदुस्तान में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा था और देश का शायद ही कोई नागरिक हो जो वो दिन भूल सकता हो। तब 67 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहा और अब उसी लॉकडाउन की वापसी की आशंका बढ़ती जा रही है, क्योंकि कई राज्यों में एक्टिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में 3 दिन से एक्टिव केस में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक्टिव केस का मतलब है कोरोना संक्रमितों की संख्या। वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं। अमरावती में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लगा है। इनकी संख्या लगातार बढ़ने का मतलब यह है कि हालात बिगड़ रहे हैं और चिंता बढ़ रही है। देश के कुल 6 राज्यों में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में एक दिन में जितने नए केस आए हैं वो पूरे देश के मरीजों का 85% हिस्सा है। जाहिर है इन राज्यों में कोरोना का बढ़ता ग्राफ नई लहर आने की आशंका को बढ़ा रहा है। पिछले साल कोरोना मरीजों की मामूली सी संख्या देखते ही देखते लाखों में पहुंच गई थी और इसने पूरे देश को चपेट में ले लिया था। ये फिक्र इतनी बढ़ चुकी है कि मंगलवार को केंद्र सरकार की एक बैठक भी हुई। पीएमओ में एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण मौजूद थे और इस मीटिंग में देश के कुछ राज्यों, खासकर महाराष्ट्र और केरल में बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई। जिन भी राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन्हें काबू में करने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। देश के 7 राज्यों में एक हफ्ते के अंदर कोरोना तेजी से फैला है। महाराष्ट्र में इस दौरान नए केस में 81% का उछाल दिखा। एमपी में 43%, पंजाब में 31%, जम्मू कश्मीर में 22%, छत्तीसगढ़ में 13% और हरियाणा में 11% नए केस बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब से दिल्ली में एंट्री करने वालों के लिए अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यह आदेश 15 मार्च दोपहर 12 बजे तक लागू रहेगा और रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार का कहना है कि केरल, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कोरोना के 2 नए स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन वायरस के इस बदले के रूप इन राज्यों में केस बढ़ने से कोई नाता नहीं है। देश के 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी बढ़ती जा रही है और कई राज्य ने सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। यूपी में भी कोरोना के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगर हालात नहीं सुधरे, लोग मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नहीं हुए तो लॉकडाउन लगना लगभग तय है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।
और खबर दिल्ली से, जहां महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। मामले में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे के न्यूज संवाददाता से खास बात की, हम आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भुसे जी हैं। सर, महाराष्ट्र में जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, उसके रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष के अगर हम सोचेंगे तो केरल 1 नंबर पे है कोरोना के बारे में। अभी महाराष्ट्र के जो संख्या है वो 2 नंबर पे है। महाराष्ट्र का अगर हम पूरा सोचेंगे तो 5 डिस्ट्रिक्ट में कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार ने इसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की है और कोरोना का फैलाव ज़्यादा ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए हैं। कुछ शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। सर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी का ये कहना था कि 6 से 7 दिन का हम लोग वक्त देते हैं, अगर लोग संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हो सकता है शायद लॉकडाउन भी लगाया जाए। नहीं, कोरोना का फैलाव अगर ज़्यादा हुआ तो कुछ आखिर में हमको इंसान के बारे में सोचना है। अगर आज ही हम काळजी करेंगे, उसके बारे में जो भी नियम है उसका अगर पालन करेंगे तो ये नौबत नहीं आएंगी, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सर, तमाम तरह की बात यही है कि कोरोना केसेस से बचने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ही जीना पड़ेगा। के न्यूज़ के लिए दिल्ली से अजीत सिंह की रिपोर्ट। तो आपने रिपोर्ट देखी और कई राज्यों में कोरोना का कहर बहुत तेजी से फैल रहा है। पंजाब में 12 दिन से लगातार एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 6 दिन से, कर्नाटक में 4 दिन से एक्टिव केस बढ़ रहे हैं। और यही स्थिति एमपी, गुजरात और हरियाणा में है, जहां पर 3 दिन से एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। एक्टिव केस का मतलब होता है कोरोना संक्रमितों की संख्या, वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। अमरावती में साल 2021 का पहला लॉकडाउन लग गया है, ये एक बुरी खबर है। 2021 का पहला लॉकडाउन अमरावती में लग चुका है और ये स्थिति दूसरी जगहों में ना बन जाए, जिसको लेकर एक डर लोग महसूस कर रहे हैं। राज्य सरकारें भी महसूस कर रही हैं। केंद्र में हाई लेवल एक मीटिंग हुई है। क्या कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली है, जो नए स्ट्रेन की हम बात कर रहे हैं? सुबह बोलेगा में नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को साफ तौर पे रख सकते हैं। इस स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमें दे सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ रख सकते हैं। फिलहाल वैक्सीन हमारे पास है तो घबराने की ज़रूरत तो नहीं है और बेहतर वैक्सीन बनाई गई है, जिसके बेहतर रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है कि कोरोना अपने स्वरूप को बदल रहा है, ये भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो बड़ी लापरवाही लोगों की देखने को मिल रही है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ना मास्क पहना जा रहा है। तो इसको अब बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत है कि ये भी वैक्सीन है और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता तमाम जगहों से जुड़ेंगे, जो हमें तमाम जगहों पे कोरोना को लेकर तमाम जगहों से जानकारी भी देंगे। राजेश वर्मा हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ हैं। सचिन कुमार हमारे संवाददाता पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। सर्वेश सिंह हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सीधे राजेश वर्मा के पास चलते हैं। राजेश, देहरादून की अगर बात करें, कोरोना संक्रमण के वहाँ पे किस तरह के मामले दिखाई पड़ रहे हैं और एक नए स्ट्रेन की बात भी चल रही है, उसको लेकर किस तरह की जानकारी मिल पा रही है राजेश? बिल्कुल आयुष, मैं बता दूं कि जिस तरीके से दोबारा कोरोना जो है एक बार दोबारा जो है अपनी दस्तक दे रहा है, यानी कि एक बार रिचार्ज कोरोना हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए परेशानी जो है वो जरूर बढ़ सकती है। क्योंकि कल तक के आंकड़ों की बात करें तो हालांकि आज का जो करंट 24 घंटे का आंकड़ा है वो अभी आना बाकी है, लेकिन फिलहाल के आंकड़ों की बात करें तो 96,700 कुछ लोग जो है वो अभी तक प्रदेश में कोरोना की चपेट में है। और अभी तक की जो अपडेट है, जो अभी तक 24 घंटे में
में जो आंकड़ा अभी इससे पहले हम लोगों को मिला है वो भी हम शेयर कर देते हैं। 423 लोग जो है वो पूरे प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं अभी तक लगभग 24 घंटे से की रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन जिस तरीके से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और जिस तरीके से आगे इवेंट है सरकार के योजनाओं के तमाम चीजों को लेकर के बात करें, खासतौर से उत्तराखंड में यानी कि देवनगरी की बात करें तो महाकुंभ का आगाज जो है वो प्रदेश में होना है और महाकुंभ की शुरुआत जो है अब जो है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलनी है, जिसमें करोड़ों की संख्या में, जिसमें कहा जा सकता है यानी कि लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन फिर भी जो करोड़ों का आंकड़ा है उसको जो है सरकार ने लिमिटेड करा है और लिमिटेड का मतलब कि कम सीमा में जो है वो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन प्राइवेटी सिर्फ कुंभ को करने की नहीं है, इससे पहले भी, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की चपेट में लगातार देश और तमाम जो राज्य है लगातार हुए हैं और उसके बाद अब जो दोबारा एक दस्तक जो है कोरोना की दोबारा आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता जो है तमाम देश भर के लिए हो सकता है। भले ही हम लोग देश के अंदर जो है कोरोना पॉजिटिव माफ कीजिए कोरोना वैक्सीन की जो डोज है वो लोगों को लग रही है, लेकिन एक खास तौर से कहा जा सकता है कि कोरोना वैक्सीन जब तक नहीं लगती या तमाम जो एक सर्कल है जो कोरोना से पॉजिटिव होने का जिस तरीके से लगातार क्रमण बढ़ रहा है और दोबारा जिस तरीके से एक्टिव जो है तमाम राज्यों में देखने को मिल रहा है, अगर ये चैन जब तक नहीं टूटेगी तब तक सबको जो है वो सिक्योर रहने की आवश्यकता है। जब तक जो दवाई की डोज है जो कोरोना वैक्सीन लगातार तमाम देश भर के जिलों में लग रही है, कोरोना वैक्सीन के लिए लग रही है, तमाम जो जिन्होंने अभी तक परिश्रम किया है कोरोना की लड़ाई से इस जंग को लड़ने के लिए, कहीं ना कहीं उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। लेकिन ये फिलहाल जब तक ये प्रोसीजर चल ही रहा है कि लेकिन जिस तरीके से दोबारा अगर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जो है वो तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के लिए बन सकता है। और इससे निपटने के लिए जो है खास तौर से जब वैक्सीन, मुझे याद है कि जब ये वैक्सीन का जो भारत में आई थी तो खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चीज का आह्वान किया था कि वैक्सीन जरूर आ रही है लेकिन अभी काफी समय लगेगा, क्योंकि इस कड़ी को तोड़ने के लिए जो इस तरीके से कोरोना आगे बढ़ रहा है और जब तक वैक्सीन जो है तमाम लोगों को नहीं लग जाती या जिस तरीके से नहीं लग पाती तब तक जो है बिल्कुल सिक्योर तरीके से जो है वो देश भर के तमाम राज्यों को इसका इंडिकेशन भी दिया था। और जिस तरीके से अब वैक्सीन का दौर तो जरूर चल रहा है लेकिन कोरोना के जिस तरीके से मामले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक गहरी चिंता जो है वो खास तौर से वो आरिश पड़ सकती है। लेकिन अभी क्या राजेश ऐसा भी कोई मामला आया है जहां पर किसी के वैक्सीन लगी उसके बाद भी वो संक्रमित, कोरोना से संक्रमण हुआ हो उसे? देखिए हरीश, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो इसका ये मतलब नहीं है कि डोज लग जाएगी तो उसके बाद जो है कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोरोना अगर किसी और अन्य व्यक्ति के पास किसी को हो रखा है, अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो दोबारा उसका जो विल पावर है या जिस तरीके से जो डोज दी जा रही है अगर लगातार संक्रमण के दायरे के बीच में दोबारा अगर वो जा रहा है तो कहीं ना कोई बड़ी बात नहीं है कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है तो उनको भी दोबारा संक्रमित जो है वो कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। और इसीलिए खास तौर से इंडिकेशन दिया गया है कि कोरोना का मतलब ये नहीं कि दवाई लग गई तो काम खत्म हो गया, लेकिन आपको तमाम जो चीज है, जो गाइडलाइंस जो माफ कीजिएगा केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सैनिटाइजर लगाना और मास्क लगाना जो है वो लगातार अभी तक वो लगाना बिल्कुल अनिवार्य होगा, चाहे किसी को डोज लगी है चाहे नहीं लगी है। लेकिन जिस तरीके से हालांकि अभी जैसे कोविड की वैक्सीन आ जाती है, लेकिन देश भर में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लोग जो है तरीके से लापरवाही जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि लोग जो है सारे बाजार जो है बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सामने सामान्य तौर पे नहीं दिख रही है। तो ये एक बड़ा एक विषय है और इसको लेकर के खास तौर से कड़ी जो जिस तरीके से पहले रणनीति कोरोना से लड़ने के लिए। राजेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। राजबली फैजाबाद से इस बीच एक दर्शक है। राजबली जी अपनी बात को रखें। सर, ये कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है ये चिंता का विषय है, लेकिन भारत में जो वैक्सीन बनी है अब तो चिंता की विषय नहीं बननी चाहिए। सरकार को हर जगह उपलब्ध कराना चाहिए इसको। बेशक बड़ी बात आपने कही राजेश जी। राजबली जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेश अपनी बात को पूरा करें। राजेश अपनी बात को पूरा करें।
बिल्कुल आरिश, मैं यही बता रहा था कि जिस तरीके से अभी जब लास्ट टाइम कोरोना जब भारत के अंदर आया, तो भारत के बाद जिस तरीके से सख्ताई जो है कोरोना के लिए लड़ाई जो है युद्ध स्तर पे लड़ी गई, तो भारत में तमाम जो देश के जितने भी राज्य हैं सब प्रभावित हुए, क्योंकि लोगों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से कोरोना एक बारी को थम सा गया था, लेकिन अब जिस तरीके से दोबारा रिचार्ज हुआ है, यानी कि दोबारा एक्टिव हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रदेशों के लिए जो है वो मुसीबत जो है आरिश को बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं, अभी हमने जैसे दिखाया कि लोगों को ये तो लगता है कि कोरोना वैक्सीन है, लेकिन जो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो तमाम देश भर के जो राज्यों में देखने को मिल रही है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं लग रही है, कोई जो है मास्क। बड़ी बात राजेश ने साफ तौर पे कही कि कोरोना वैक्सीन हो, यही मैं भी कह रहा हूं कि कोरोना वैक्सीन हमारे पास है और हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो डोजेस के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं वो भी बहुत शानदार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कोरोना अपने स्वरूप को बदल रहा है। नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, ये डिफरेंट ममालिक दूसरे देशों में भी हमने देखा है। अनिकेत तिवारी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ है। अनिकेत, राजधानी लखनऊ में क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि नया स्ट्रेन भी देखने को मिल रहा है और संक्रमण की दूसरी वेव भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर बेहतर काम किया है, लेकिन इन सब के बीच जो मौजूदा स्थिति, जैसे अमरावती में लॉकडाउन लग रहा है, केरल, महाराष्ट्र, इन जगहों पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उस स्थिति में हमारी तैयारी क्या है? अनिकेत जवाब दें। जी देखिए आरिश, यकीनन तौर पर जिस तरह से बात की जाए इस वैश्विक महामारी के दौर में, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह से काम किया, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और अब जिस तरह से नए नए स्ट्रेन सामने आ रहे हैं, जो पंजाब, महाराष्ट्र में जिस तरह से सामने जो मरीजों की संख्या जिस तरह से आ रही है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार अब पूरी तरह से सजगता बरतती साफ तौर पर नजर आ रही है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ में लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं, पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैनात पूरी तैयारी कर चुका है। और एयरपोर्ट की बात की जाए या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन की बात की जाए, सभी जगह पर जो जांच प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया को और बढ़ा दिया गया है। साथ ही जिलाधिकारी प्रकाश ने साफ तौर पर कहा कि जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट महाराष्ट्र, पंजाब से डायरेक्ट कनेक्टिविटी राजधानी लखनऊ की है। ऐसे में जो बाहर से लोग आने वाले हैं तो उनकी जांच प्रक्रिया 100% करने की बात लगातार जिला प्रशासन तरफ से की गई है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बाहर से यहाँ पर राजधानी का रुख करता है, राजधानी में आता है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बाहरी स्टूडेंट है, जो बाहर से पढ़ने वाले जो छात्र जो राजधानी में रह रहे हैं, उनकी भी लगातार जांच की जा रही है। अगर वो किसी के संपर्क में आते हैं तो उस पर लगातार निगरानी की जा रही है। जो कोविड कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है उसकी पूरी सघनता से पूरी निगरानी जिला प्रशासन तरफ से की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि अभी भी अगर बात की जाए प्रदेश वासियों की, राजधानी वासियों की आरिश, तो शायद लोगों में अब डर खत्म सा एक हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है सभी के लिए और एक बड़ी आवश्यकता है कि जिस तरह से कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको लोगों को फॉलो करना चाहिए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अनिकेत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि उनकी भी राय ले लेते। उमेश जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, क्या कहेंगे आप? हाँ जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना से बचने के लिए आम जनता जो है, मैं ये कहना चाह रहा था कोरोना से बचने के लिए जो उपाय थे वो आम जनता भूल गई है, इसलिए लॉकडाउन लगाना जरूरी हो गया है। आम जनता यहाँ की जब तक सख्ती से काम नहीं लिया जाता वो नियमों का पालन नहीं करती है, जिसकी वजह से ये कोरोना दोबारा आ रहा है। और आम जनता को निर्देश देते रहना चाहिए कि आदमी मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सब तरह का पालन करें और रात का लॉकडाउन भी धीरे धीरे लगा देना चाहिए, जिससे ये पुनः स्थिति न हो। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए। नीरज लखनऊ से इस बीच एक दर्शक है। नीरज जी, अपनी बात को रखें। भाई, मेरे को एक बस सबसे अच्छी क्वेश्चन था आपके थ्रू माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। जैसे कोरोना बढ़ रहा है, टीके लग रहे हैं,
बच्चों के कब लगेंगे अभी पता नहीं, बीमार पीड़ितों के कब लगेंगे पता नहीं। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन यह है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है। स्कूल को खोल दिया, कोई भी प्रिकॉशन नहीं, ना तो मास्क लग रहा है, ना सैनिटाइजर हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। अब तो मरीज निकले भी ना निकले पता नहीं। और दूसरी चीज ओपीडी भी नहीं चल रही, क्योंकि मैं खुद फार्मा लाइन से हूँ, कई हॉस्पिटल जाता हूँ जहाँ डॉक्टर और कंपाउंडर तक मास्क नहीं पहनते। तो कई अहम सवाल नीरज ने साफ तौर पे उठाए हैं जो बहुत जरूरी है। एक तरफ तो संक्रमण बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बड़ी लापरवाही भी साफ तौर पे देखने को मिल रही। नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सर्वेश हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हैं। सर्वेश, छत्तीसगढ़ में संक्रमण के 13% मामलों में जिसे कह सकते हैं कि इजाफा साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है सर्वेश? जानना चाहेंगे आपसे, ताज़ा अपडेट क्या है कोरोना को लेकर? सर्वेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सर्वेश, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद सर्वेश तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि सर्वेश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी। सर्वेश, क्या जानकारी है आपके पास कोरोना संक्रमण को लेकर? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी बारिश, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से लॉकडाउन 2 या लॉकडाउन रिटर्न की जो घोषणा या एक चर्चा चल पड़ी है पूरे देश में, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्टनेस की अगर बात करें तो अलर्ट छत्तीसगढ़ पहले भी रहा है जब प्रथम बार लॉकडाउन लगा था, और इस बार भी छत्तीसगढ़ पूरी तरह से सतर्क है। जैसे उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जो कि जो कोरोना संक्रमित जो 2 प्रमुख राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, उनसे बिल्कुल लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश हमारे इस प्रदेश से लगा हुआ है, यहाँ पर झारखंड लगा हुआ है, तेलंगाना लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश लगा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से छत्तीसगढ़ शासन ने, खासकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बॉर्डर्स पे एक विशेष जांच का एक उन्होंने आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने जो जांच का आदेश जारी किया है कि बिना सिम्टोमेटिक माफ कीजिएगा सिम्टोमेटिक सर्टिफिकेट के किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भी सारी व्यवस्थाएं करा ली गई हैं। इसको देख के कहा जा सकता है कि जिस तरह से लॉकडाउन जो पिछले वर्ष लगा था, उस लॉकडाउन को देखते हुए जो सतर्कता बरती थी छत्तीसगढ़ ने, और छत्तीसगढ़ कोरोना पॉजिटिव के मामले में जिस तरह से बहुत ही कमतर रहा था, वैसा ही इस बार हो पाएगा। जी हरीश। लेकिन इस बीच सर्वेश, मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों में भी लापरवाही देखने को मिल रही है। ये छत्तीसगढ़ में मुझे लग रहा है कि देखने को मिल रहा होगा, जो मास्क नहीं लगाए हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करके तमाम जगहों पर। आपकी लोगों से बात हुई? क्योंकि एक तरफ कुछ राज्यों में संक्रमण की रफ्तार पकड़ रहा है, नए स्ट्रेन की बात सामने आ रही है, उसको लेकर छत्तीसगढ़ का प्रशासन क्या कुछ सोच रहा है? छत्तीसगढ़ के खासकर लोग, रायपुर के लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए बारिश, अगर लापरवाही की बात की जाएगी तो इसको आम प्रशासन, आम जनता को लापरवाह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भारत की जनमानस है। भारतीय जनमानस का जो रहन सहन, जो दिनचर्या है, वो एक दिन में बाद अपनी बातों को भूल जाती है कि उसे क्या सावधानियां बरतनी है, उसको क्या करना है। उसी प्रकार तो सर्वेश, जिससे लापरवाही कही जाएगी, अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे, आप सोशल डिस्टेंस नहीं करेंगे, तो भाई ये तो एक तरह से अपनी भी जान जोखिम में डालना है, दूसरे की भी जान जोखिम में डालना है। जी हरीश, इसके लिए तो यही है कि शासन या प्रशासन जो भी है। मैं आऊंगा सर्वेश। शमशेर इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। शमशेर, अपनी बात को रख सकते हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, अभी जैसे कि स्थितियां फिर से एक बार बेकाबू होती नजर आ रही हैं, तो उसमें छत्तीसगढ़ शासन को मैं अपनी एक राय देना चाहूंगा। चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क लगाने को लेकर हो, जितने भी सख्त नियम लागू करना चाहे वो लागू करें और लोगों से पालन करवाएं। लेकिन लॉकडाउन ये कहीं सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। और हम लोगों को, क्योंकि हम लोग दुकानदारी करने वाले लोग हैं, तो हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है इससे, लॉकडाउन से। तो एक बार फिर हमारी चिंताएं बढ़ने लग गई हैं कि फिर आने वाले समय में लॉकडाउन की स्थिति से हमको गुजरना पड़ेगा।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शमशेर हमसे जुड़ने के लिए। शमशेर का कहना है कि भाई लॉकडाउन ना लगाया जाए, जैसा कि अमरावती में लॉकडाउन लगा दिया गया है। उनका कहना है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन बिल्कुल कड़ाई से कराया जाए, लेकिन लॉकडाउन लगाना ये कोई हल नहीं है, क्योंकि उससे क्योंकि शमशेर जो है दुकानदार हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जो लोग होते हैं उनके बिजनेस को, एक कारोबार को में दिक्कत होती है। उसके बारे में बता रहे थे सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सचिन कुमार पटना से। सचिन, पटना में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? बिल्कुल पटना जैसे कि फिर से एक बार कोरोना अपना पैर पसार रहा है, तो बिहार में इस तरह की स्थिति तो नहीं देखने को मिल रही है कि कोरोना अपना पैर पसार रहा है। फिर भी बिहार सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जो पहले एडवाइजरी थी उसी को जारी किया गया है। अगर बात करें पिछले साल इसी महीने में कोरोना ने देश में अपना पैर पसारना शुरू किया था, और साथ ही कोरोना का सबसे ज्यादा अगर दर्द किसी राज्य को झेलना पड़ा था तो उत्तर प्रदेश और बिहार था, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे उनको सबसे ज्यादा दर्द झेलने को मिला था। इसी कारण बिहार वासियों को खासकर फिर से ये डर सता रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोगों की जिंदगी पटरी पे आनी शुरू हुई है। कुछ दुकानें खुलने लगी है, मॉलें खुलने लगी है, स्कूल कॉलेज भी कुछ दिन पहले ही खुले हैं, तो लग रहा है ऐसा कि लोगों की जो दिनचर्या है एक बार पटरी में फिर से आ रही है। लेकिन फिर से अन्य राज्य, महाराष्ट्र की बात करें जहां नाइट कर्फ्यू लग गई है, अन्य राज्यों में लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो बिहार वासियों को एक तरह से डर सता रहा है कि कहीं फिर से बिहार को एक लॉकडाउन से ना गुजरना पड़े। अगर इस बार लॉकडाउन होता है तो क्या वही दृश्य देखने को मिलेगा जो 1000 किलोमीटर पैदल मजदूर बिहार की तरफ आते थे, उत्तर प्रदेश की तरफ आते थे? तो कहीं ना कहीं बिहार वासियों को एक डर है। और लोकल जनता की बात करें तो कोरोना का डर कहीं ना कहीं जनता के बीच खत्म हो गया। ना किसी के बीच मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर है, ना ही भीड़ भाड़। हर जगह आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलेंगे, लोकल मार्केट हो, मॉल हो, सब जगह भीड़ भाड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, लेकिन लॉकडाउन कोई अस्थायी समस्या का समाधान नहीं होगा, ऐसा जनता का कहना है। तो अब सचिन ने साफ तौर पर बताया कि भाई हमने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ था बड़े पैमाने पर यूपी, बिहार के और तमाम जगहों के राज्यों से लोग एक जगह से दूसरी जगह का रुख कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा दुखदायी था। अगर लॉकडाउन होता है तो क्या ये स्थिति नहीं बनेगी जिसके बारे में सचिन बता रहे हैं। और साथ ही साथ संक्रमण को लेकर और जो संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उसको लेकर जो आम जनता लापरवाह बनी हुई है, मैं साफ शब्दों में, क्योंकि ये लापरवाही है। क्योंकि अगर आप, सबसे पहली वैक्सीन कौन सी है? सबसे पहली वैक्सीन आपकी मास्क है, आपको सैनिटाइज करना है, ये भी एक तरह की वैक्सीन है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना है। फिलहाल सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और सर्वेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सुबह बोलेगा में यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुरक्षा समाज की समृद्धि का आधार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों को सुरक्षित समाज प्रदान करने का कार्य किया है। थाने में आए, यहाँ पे हमारी मैम ने बहुत अच्छे से हेल्प की है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसी पुलिस फोर्स का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति किए गए किसी भी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति लागू है। महिलाओं की सहूलियत के लिए प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए 144 नए थानों और 50 पुलिस चौकियों की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। 350 तहसील, 1535 थानों में ये व्यवस्थाएं पहले चरण में दी जा रही हैं, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत को वहां पर रख सकें और उसकी समयबद्ध ढंग से उन समस्याओं का समाधान का रास्ता निकल सके। ऑनलाइन अपराधों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश के हर जनपद में साइबर सेल की स्थापना हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में मजबूती आई है। प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नई पहचान मिली है।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। लॉकडाउन रिटर्न, इस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि अमरावती में लॉकडाउन लग गया है। 2021 का ये पहला लॉकडाउन है और साथ ही साथ कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संक्रमण के मामले जैसे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में एक दिन में बड़ी तादाद में जो संक्रमण के केस हैं वो सामने आ रहे हैं। इस बीच नए स्ट्रेन की बात भी चल रही है, सेकेंड वेव की बात भी चल रही है। एक तरफ हम वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है वो रफ्तार पकड़ रहा है भारत के अंदर, कई डोजेज लोगों को लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो संक्रमण के मामले हैं वो भी फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ संवाददाता स्वाति ओगले, संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ अमित दुबे, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त राजधानी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश वर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे अमित दुबे के पास चलते हैं। अमित, राजधानी दिल्ली में आप इस वक्त हैं, खासकर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं पर दिल्ली में क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जैसे जैसे तमाम राज्यों में कोरोना बढ़ा उसके बाद दिल्ली में भी हलचल तेज हुई है और खासकर हमारे सूत्र बताते हैं कि अब जो है दिल्ली में भी गाइडलाइंस आने वाली है आने वाले दिनों में, जिसमें कि पंजाब की बात करें, केरल की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उन्हें RT-PCR रिपोर्ट के साथ में यहाँ पे दाखिल होगा, एंट्री मिलेगी। दूसरी बड़ी चीज की आज भारत सरकार की तरफ से भी एक जो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 1 मार्च से 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीनेट किया जाएगा, उन्हें भी वैक्सीन दी जाएगी। 10,000 सरकारी केंद्र जो है वो वैक्सीनेट करेंगे, वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल यानी 20,000 प्राइवेट सेंटर भी बनाए गए हैं। हालांकि इसमें काफी प्राइवेट सेंटर ऐसे जहां जो लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएंगे इसके लिए उन्हें पे करना होगा, यानी दवा की कीमत चुकानी होगी। तो जाहिर तौर पर अभी हालांकि 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। कुछ हद तक उन लोगों को भी छूट दी गई जिनकी एज जो है वो 45 साल से ऊपर है और वो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, यानी पहले से जो बीमारियों से ग्रस्त है वो लोग भी अपने आप को 1 माह से वैक्सीनेट करा सकेंगे। सरकार के सामने भी चुनौती, जिस तरह खास तौर पे केरल और महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़े हैं और एक दिन में 13,000 से ज्यादा मामलों का आना, 100 से ज्यादा लोगों की मौत, ऐसे में जबकि भारत ने काफी कुछ कंट्रोल कर लिया, एकदम बढ़ना तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय है और सरकार लगातार इसको तरफ से ये भी स्पष्ट किया गया कि जो 7 राज्य, हालांकि 5 राज्य जो है वो खासतौर पे नॉमिनेशन में आ रहे हैं जिनमें संक्रमण बढ़ा है, चाहे पंजाब की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, लेकिन 7 ऐसे राज्य चूज किए गए हैं जहां पे केंद्रीय टीम जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीम जो पहले मूवमेंट होती थी, लगातार तमाम राज्यों में मूव होती थी, एक बार फिर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय टीम जो है वो तमाम राज्यों का मुआयना करेगी, तमाम चीजें वहां पे सर्वे करेगी, उसके अनुसार फिर आगे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस भी जारी हो सकती है। तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार ने न सिर्फ टीम का अनाउंसमेंट किया कि तमाम राज्यों में टीमें जाएंगी, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया है 45 साल के ऊपर के लोग भी वैक्सीनेट हो सकेंगे। यहाँ पे दिल्ली सरकार की बात करें तो अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। हमारे सूत्र जरूर बताया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम राज्यों में जो कोरोना बढ़ा है, दिल्ली की स्थिति जो है वो काफी कुछ कंट्रोल में है और ऐसे में दिल्ली के लोगों पे किसी तरह की आपदा ना हो, दिल्ली के लोग किसी तरह संक्रमित ना हो, इसके लिए हमारे सूत्र बता रहे हैं कि तमाम राज्यों से जो लोग आएंगे उनके पास RT-PCR की रिपोर्ट होनी चाहिए और वो भी 72 घंटों के अंदर की रिपोर्ट वही मान्य होगी। पहले कोरोना काल के दौरान यही गाइडलाइंस थी
उन्हें एक बार फिर रिन्यू किया गया है। जी अब तमाम राज्यों की आपने बात करी, वहां से जो लोग आएंगे उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी, तो क्या ये वो राज्य हैं जहां पर संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, या वो राज्य जहां पे संक्रमण के मामले में उस तरह के देखने को नहीं मिल रहे हैं? देखिए, ये राज्य वो है जिनके लिए गाइडलाइन जारी की जा रही है, इस बारे में विचार चल रहा है, जहां पे संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ी है। खासतौर पे महाराष्ट्र की बात करें, केरल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो इन राज्यों सीमा से सटे जो राज्य है, मध्य प्रदेश और पंजाब भी उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जाहिर तौर पे ये जो राज्य है, इन राज्यों से जो लोग आएंगे और दिल्ली में ठहरेंगे, उनके लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए 72 घंटे के अंदर, उसके बाद ही वो दिल्ली में रह सकते हैं। और जाहिर तौर पे अब ऐसी गाइडलाइंस के लिए दिल्ली सरकार को निगरानी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि किस तरह से इन लोगों को मॉनिटर किया जाता है, और क्या प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री होगी, या जब ये लोग होटल दौरान एंट्री होगी, या जो लोग अपने घरों में जाएंगे किस से इनकी एंट्री पे रोक लगाएगी। ये कई सारे विषय जो है जिनपे लगातार बैठक चल रही है। सरकार जो है किस तरह की गाइडलाइंस होगी इसे तैयार कर रही है, लेकिन इसकी तैयारी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम राज्य, खासतौर पर महाराष्ट्र में पहले से ही महाराष्ट्र के सीएम जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने वार्न किया है कि अगर महाराष्ट्र के लोग कोरोना की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो फिर आने वाले दिनों पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो सकता है, यानी पहले वाली स्थिति हो। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अभी लोगों को चेतावनी दी जा रही है। कई जगह गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, अकोला जैसी जगह में कर्फ्यू भी जारी हो चुका है, जो और वहाँ खासतौर 15 से 20% कर्मचारियों की इजाजत दी गई है। महाराष्ट्र सरकार लगातार एहतियात बरत रही है, केरल सरकार भी लगातार एहतियात बरत रही है, क्योंकि दो ये मुख्य राज्य है जहाँ पे लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या पहले भी ज्यादा थी और अब भी संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। खासतौर पर केरल बात है, इसकी मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि 38% मामले सिर्फ केरल से आते हैं। जी बड़ी बात साफ तौर पे अमित देखे। इस बीच हमारे साथ स्वाति ओगले भी जुड़े। स्वाति, 7 राज्यों में एक हफ्ते के अंदर कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। 43% संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। फिलहाल क्या स्थिति है स्वाति, ये भी हम जानना चाहेंगे। और ये जो संक्रमण का उछाल जिसे कह सकते आया, इसके पीछे की वजह क्या नजर आ रही है? जी, अभी मध्य प्रदेश की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ कल मंगलवार को 246 लोगों की कोरोना रिपोर्ट जो थी पॉजिटिव आई हुई थी। उसमें कुल 200 मरीज ठीक हुए और एक की मौत भी हो चुकी है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए कोरोना ग्राफ अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इंदौर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पे भोपाल है। लेकिन एहतियात बरतने की जहां पर बात आ रही है, वहां पर अगर मंत्री मिनिस्टर जो है वही एहतियात नहीं कोई किसी तरीके की बरत रहा है, तो लोगों का स्वाभाविक है कि लोग वही करेंगे जो सामने वाला इंसान जैसा करता चला जाएगा। किसी तरीके के गाइडलाइन का किसी तरीके का पालन नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ना सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया जा रहा है। किसी तरीके की कोई अभी मतलब कोई भी तैयारियां मुझे यहाँ पर अभी नहीं दिखी है। रही बात लॉकडाउन लगने की या फिर कर्फ्यू लगने की शाम के वक्त में, तो अभी तक इस तरीके की आज तीसरा दिन है बैठक का, लेकिन आज इसमें तो ऐसा कोई भी कोरोना की वजह से कि कोरोना संक्रमण की वजह से जो भी कोई डिसीजन लेने चाहिए, आज यहाँ की बैठक में अभी तक कोई मामला सामने नहीं है। स्वाति, हम ये देख रहे हैं कि तमाम राज्यों की जो सरकारें हैं वो इस वक्त एक्टिव मोड पे हैं, कमर कस चुकी हैं। जो संक्रमण की रफ्तार देखने को मिल रही है, तो आपका कहना है मध्य प्रदेश की सरकार इसको लेकर सीरियस नहीं नजर आ रही है? वहां पर किसी तरह की कोई बैठक नहीं हो रही है, कोई निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं? जी, यहाँ पर आज जो बैठक हुई थी वहाँ पर ज्यादातर सीधी का मामला, वहाँ पे जो अपडेट थे मेरे पास तो उसमें सीधी का मामला उठाया गया था। उसके बाद मंदिर निर्माण के मामले जरूर उठाए गए थे, लेकिन जो दिशा निर्देश इन्वेस्टिगेशन टीम को सारी चीजें बताई गई है, लेकिन एक जो बैठक होनी थी वो बैठक के लिए आज बोला गया है। इसके बाद जो भी कुछ है गाइडलाइन वो तय हो जाएगी। कल जरूर चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी जो है विश्वास सारंग जी, उन्होंने जरूर ये कहा था कि सोशल डिस्टेंस और मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही अब जीवन का गुजार हो पाएगा यहाँ पर, क्योंकि फिर से जो है कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन उस हिसाब से जब आज यहाँ पर बैठक हो रही थी तो बैठक में इस मामले को उठाया जा सकता था, लेकिन अभी तक तो कोई इस तरीके का मामला कोई सामने नहीं है। और स्वाति, वैक्सीनेशन प्रोग्राम मध्य प्रदेश में किस रफ्तार से चल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। स्वाति, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? स्वाति, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? ठीक है, शायद स्वाति तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस बीच हमारे साथ राजेश वर्मा भी जुड़े हुए। राजेश, मैं स्वाति के पास आऊंगा। राजेश भी इस वक्त, राजेश, तमाम राज्य सरकारें हम देख रहे हैं कि कमर कस रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या हम और तमाम जगहों की बात करें, जिस तरह से संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। उत्तराखंड में किस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स, या किस तरह के जमीनी स्तर पर निर्देश दिए जा रहे हैं? बिल्कुल आरिश, क्योंकि अभी तक की अगर हम ताजे आंकड़ों की बात करें तो 430 जो है अभी तक जो है कल की डेट में जो है पॉजिटिव की संख्या जो है वो प्रदेश भर में पाई गई है और उसमें एक जो है डेथ भी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक विराम जो है अभी तक कहा जा सकता है कि जो लास्ट टाइम कोविड की जब दवाई जो है वो शुरू हो चुकी थी भारत में, जो लगने का प्रोसीजर जो है वो लगातार जारी है और जिसमें वो संख्या जो है कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संख्या जो है वो आनी शुरू हो गई थी, यानी कि जो पॉजिटिव पॉइंट्स, जो पॉजिटिव रिपोर्ट जिस तरीके से लगातार बढ़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं एक विराम लग चुका था। लेकिन हमें समझने की भी कोशिश जो है आरिश, ये बेहद जरूरी है कि हमारी जैसे जो स्वास्थ्य महकमे के कुछ लोग हैं तो उन लोगों से भी चर्चा हुई है, तमाम लोगों से चर्चा हुई है इस विषय को लेकर के कि दोबारा आखिरकार ये कोरोना जो संक्रमण है वो दोबारा तेजी से क्यों अब इस तरीके से पैर पसार रहा है, क्योंकि वैक्सीन आ चुकी है, तमाम चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है प्रोसीजर में अपने, लेकिन काफी तेजी से प्रोसीजर जो है लगभग देश भर के हर एक राज्य में जो है वो चल रहा है। लेकिन समझने की बात ये भी है आरिश, क्योंकि अभी वैक्सीन डोज जरूर आ चुकी है और वैक्सीन डोज जो है पहले जो है प्रायोरिटी रखी गई है। जो कोरोना वेरिएंट्स थे हमारे, उनको जो योद्धा थे जिन्होंने लगातार जो है संघर्ष किया है तमाम लोगों की जिंदगी बचाने के लिए, उनको वैक्सीन के डोज जो है वो लगातार दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वैक्सीन आने के बाद जो एक आम जनता के अंदर मैसेज जो रूल गया कि वैक्सीन आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं डर जो है वो डर और जो भय था वो निकलता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि अभी भी हम तमाम देश भर के राज्यों में देखते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी अगर आप देखें या तमाम जो ट्रेवल्स लोग कर रहे हैं उसमें भी कोई कोताही जो है वो एक तरीके से कोताही नहीं हो रही है, उसमें एक लापरवाही जिसको कहा जा सकता है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो किया जा रहा है, ना मास्क का जो है पालन किया जा रहा है और तमाम ऐसी लापरवाही की वजह यही कारण है कि दोबारा जो है ये संक्रमण जो है वो दोबारा एक्टिव हो चला है, इसीलिए रिपोर्ट इस तरीके से आ रही है। और लेकिन जमीनी स्तर पे अगर बात करें तो जिस तरीके से दोबारा जिस तरीके से कोरोना एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक केंद्र सरकार जो है एक बड़ा निर्णय जो है वो जल्द ले सकती है, क्योंकि अगर इस तरीके से दोबारा संक्रमण हुआ तो अब की बार जो है वो कहीं ना कहीं ये काफी तेजी से वायरल होगा और जिस तरीके से ये अगर ये बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या में जो है दोबारा पॉजिटिव की संख्या जो है वो बढ़ सकती है। फिलहाल इस बात पे ये कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अभी जिस तरीके का प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा जारी की गई है तमाम राज्यों को, तो उनका पालन करना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि अगर इस पालन को नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संक्रमण जो है वो कहीं ना कहीं एक दोबारा ब्लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं देश भर के तमाम राज्यों में देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तराखंड की सरकार की बात करें तो उत्तराखंड सरकार जो है लगातार, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अगर बात करें तो 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो है विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर के भी अभी हाल ही में कल मुख्य सचिव की बैठक हुई, उसमें तमाम आला अधिकारी को दिशा निर्देश दे दिए गए कि जब तक कोई भी वहां पर तमाम जो जितने भी एमएलए हैं, मंत्री हैं या तमाम जितने भी वहां पर कर्मचारी हैं काम करने वाले इवन, तो उन सबके जब तक कोविड टेस्ट नहीं होंगे, यानी कि आरटी-पीसीआर की जब तक रिपोर्ट उनकी 72 घंटे की नहीं होगी, तो किसी को भी वहां सत्र में मौजूदगी जो है उसकी वहां पर दर्ज नहीं की जाएगी। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज आरिश ये भी है क्योंकि कुंभ जो है अगले माह से शुरू होने जा रहा है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक
उत्तराखंड की देवभूमि यानी कि हरिद्वार में जो है महाकुंभ का आयोजन होना है और काफी लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय परिस्थिति जिस तरीके से दोबारा एक्टिव हो चली है कोरोना की, तो कहीं ना कहीं बड़ा जो त्रिवेंद्र सरकार है उसके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो अभी हाल ही में जो कोविड से जिस तरीके से प्रदेश निकला है दोबारा, जिस तरीके से जो प्रोसीजर है, जो काम करने का तरीका था, दोबारा शायद लगा कि एक उम्मीद जो है वैक्सीन आने की वजह से या पटरी पर जो है कहीं ना कहीं प्रदेश दोबारा शुरू हो चुका है। और जिस तरीके के बड़े इवेंट अब जो उत्तराखंड में होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े इवेंट जो है, अगर ये कोरोना काल धीरे धीरे समाप्त हो गया तो शायद हो सकता है कि जो आने वाला कुंभ है या तमाम जो आगे की इवेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाएंगे। लेकिन एक चिंता का विषय है, अगर इस तरीके से दोबारा अगर कोविड की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, जैसे मैंने हाल ही में आपको बताया कि कल जो है 423 जो है आंकड़े आए हैं, और जिसमें 4 जिले ऐसे हैं जिसमें हरिद्वार नंबर 1 है। हरिद्वार में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं, 126 संक्रमण, माफ कीजिए 128 संक्रमण के मामले हैं, यानी कि कल जो रिपोर्ट आई है उसमें 128 लोग जो है पॉजिटिव हुए हैं। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार जैसी जगह पर जहां पर स्थानीय लोग रह रहे हैं, वहां पर जब 128 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, तो आप आगे किस तरीके से कुंभ कैसे हो पाएगा, कितनी लाखों की संख्या में जिस तरीके से बड़ी बात राजेश आपने कही कि कुंभ भी लगा है और कैसे कुंभ होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, 2021 का पहला लॉकडाउन अमरावती में लग चुका है। अमित दुबे भी हमारे साथ। अमित, आपने राजेश को सुना, राजेश कह रहे हैं कि तमाम राज्य सरकारों ने एक तरफ कमर कस ली है, लेकिन एक हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में भी इस वक्त हुई है। उस मीटिंग के बारे में हम जानना चाहते हैं, उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था और किस चीज़ों को लेकर मंथन किया गया है, क्या कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, खासकर जो तमाम राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर? अमित आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जहां तमाम राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, वहीं हरियाणा जैसी जगह में तीसरी से और 5वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं और उसके लिए भी गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो कई ऐसे प्रदेश हैं जहां कोरोना का इफेक्ट लगातार कम हो रहा है, सरकार इस पे काम कर रही है। जिन राज्यों में बढ़े हैं उसके लिए केंद्र सरकार ने मामले का संज्ञान लिया है और यही वजह थी कि आज खुद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि 1 तारीख से किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू की जाएगी। और जो एक नई उन्होंने कहा, और क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, तमाम अगर सरकारी माध्यम से करते तो बहुत धीरे प्रगति में होगा और खास तौर पे सरकार का जो टारगेट है वो जुलाई अगस्त तक कंप्लीट होगा। ऐसे में प्राइवेट तमाम इंस्टीट्यूशन को लगाया गया, इसीलिए 20 से ज्यादा ऐसे सेंटर जो है वो चिन्हित किए गए जहां पे प्राइवेट तौर पे वैक्सीनेशन होगा और जो भी लोग वैक्सीनेट कराना चाहते हैं वो कराएंगे। लेकिन पहली जो प्राथमिकता दी गई है वो 60 साल से ऊपर के लोगों को, 45 साल के ऊपर के लोग वही लोग वैक्सीनेट अपने आप को करवा पाएंगे जो लोग पहले से किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। क्योंकि पहले कुछ जगह पे मामले बढ़ रहे थे, खासतौर पे महाराष्ट्र में जिस तरह उछाल आया, केरल में जिस तरह उछाल आया, उसके बाद सरकार ने संज्ञान लिया है। अब केंद्रीय टीम जो है वो इन राज्यों का मुआयना करेगी कि आखिरकार यहाँ पे संक्रमण बढ़ने की वजह क्या है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से वैक्सीन आने के बाद और लगातार मामले कम होने के बाद, अगर रिसेंटली हम बात करें तो 8,05,000 से ज्यादा टेस्टिंग पिछले 24 घंटे में हुई है। यानी टेस्टिंग की जो दर है वो लगातार उसी अनुरूप है, जबकि मामले जो है वो 10, 11, 12 और 13,000 के आंकड़े में रहते हैं। रिसेंटली 13,500 से ज्यादा लोग जो है वो मारे गए। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक संख्या जो है वो 2 डिजिट में नजर आ रही थी। कई ऐसी जगह थी देश की राजधानी दिल्ली जैसे, जिसमें कई दिन ऐसे निकले जब कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। तो ऐसे में मामलों का बढ़ना, कई सारे किए कराए थे, सरकार का पानी ना फिर जाए, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व की टीमें जो है वो तमाम राज्यों में जा रही है और इन राज्यों को भी एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इन राज्यों में कोरोना फैलने से तमाम अन्य राज्य जरूर अलर्ट पे है। तमाम राज्यों को लगता है कि शायद जो आवागमन है उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो ऐसे में तमाम लोग जो है वो फिर से एक बार दूसरे राज्यों को संक्रमित कर सकते हैं। इसे लेके जरूर तमाम राज्य अलर्ट पे हो गए हैं।
और जो खासतौर पर जो टीमें बनाई गई है जो 7 राज्यों में जा रही है, अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार के पास सौंपेंगे और उसके बाद हो सकता है कि अगर मामला नहीं समझ, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा है 8 से 10 दिन का वक्त है, तो आप मामला नहीं सुधरता है तो सरकार कुछ कठोर कदम भी उठा सकती है। कई सारी चीजें फिलहाल जो है केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों पे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जी अमित, इस बीच लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, एक तरफ तो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, नए स्ट्रेन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ 135 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन को पहुंचाना ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसको लेकर किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? क्या अब इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जो है मर्ज किया जाएगा? वैक्सीन प्रोग्राम को रफ्तार कैसे दी जाएगी और ये कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है जिसको वैक्सीन जिस तक पहुंचनी है। देखिए, लगभग 1.25 करोड़ वैक्सीन जो है अब तक लोगों को दी जा चुकी है, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकार के इंतजाम किस तरह के, तमाम जो हॉस्पिटल जो वैक्सीनेशन के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी वो पहले ही तलाश की गई थी और पहले ही बनाई गई थी। हालांकि प्रक्रिया थोड़ी धीमी है और इस वजह से अभी तक जो थे वो डॉक्टर्स थे, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर थे। अब क्योंकि आम नागरिक भी यहाँ पे अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेगा, वैक्सीन ले सकेगा, तो उसके लिए भी तैयारियां की जा रही है। और उसी बात का जवाब जो है वो प्रकाश जावड़ेकर दे रहे थे। 20,000 अतिरिक्त केंद्र, जो प्राइवेट केंद्र है, 20,000 प्राइवेट केंद्रों पे कोविशील्ड या भारतीय बायोटेक की जो दवा है, कोरोना की सारी दवाएं जो है वो उपलब्ध होंगी। तो जाहिर तौर पे जो 20,000 सेंटर इन्वॉल्व किए गए, इन्हें भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे खासतौर पे इंटीरियर में जो जगह है जहाँ पे वैक्सीनेशन लोगों तक जो वैक्सीन है वो पहुंचाने में प्रॉब्लम जरूर आ रही है, लेकिन इसके लिए भी सरकार इंतजाम कर रही है। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता है कि जैसे जैसे लोगों के अंदर कोरोना के संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, तमाम राज्य जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, उन्हें कैसे बचाया जाए। और इस वजह से इन 20,000 केंद्रों को शामिल किया गया है। आगे हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा केंद्रों को इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि तमाम सरकारी हॉस्पिटल पहले से ही इन्वॉल्व है और सरकार की गाइडलाइंस के देख रेख में ही लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। जाहिर तौर पर वैक्सीन का दुरुपयोग ना हो, लोग ठगी का शिकार ना हो, ये भी सारी चीजें जो है वो सरकार के संज्ञान में है, क्योंकि कई सारे इस तरह के प्रकरण जो है वो लगातार देखे गए हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे करके पूरे सर्कुलेशन को बढ़ाया जा रहा है। और फिलहाल 1 मार्च से जो बात करें तो 30,000 सेंटर, यानी 20,000 प्राइवेट और 10,000 गवर्नमेंट, 30,000 सेंटर जो है वो देश में उपलब्ध होंगे जहां लोग अपने आप को वैक्सीनेट करा सकेंगे। जी 30,000 प्राइवेट सेंटर है जहां पर अब जो कोरोना वैक्सीन है वो भी लग सकेगी। कई अहम फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। स्वाति उगले भी हमारे साथ है। स्वाति, जो दीगर राज्य हैं तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पे संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश में खुद भी बढ़ रहे हैं, क्या कोई गाइडलाइन जारी हुई है उन राज्यों से जहाँ पर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं? अगर वहाँ से कोई मध्य प्रदेश आना चाहता है तो क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की गई है? जी, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को जो समीक्षा बैठक की थी, उस समीक्षा बैठक में जरूर ये तय कर दिया था कि यहाँ पर जो है पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लेकिन ये शाम को ये दिशा निर्देश ये जारी हो भी चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं मास्क पहनने का जो निर्देश है वो तो पुराना ही है, उसमें कोई नई बात तो है ही नहीं। और रही बात अधिकारियों की, जब वो खुद ही इन सारी चीजों को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो एक आम आदमी किस तरीके से इस चीज को फॉलो करेगा। सेकेंड चीज उसमें ये भी हुई है कि पहले जो पूरी तरीके से दिशा निर्देशों का जो पालन था वो इस तरीके से था कि बंद जगह पर कहीं 50 से ज्यादा लोग रुक नहीं सकते, खुले मैदान में आप इकट्ठा नहीं हो सकते, 200 से ज्यादा लोग वो भी नहीं साथ में आ सकते। सेकेंड, दुकानें रात को 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। ऐसे कई ऐसे दिशा निर्देश थे जो एक टाइम बाद पूरी तरीके से बंद हो चुके। लोग उसका किसी तरीके से कोई पालन नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। इवन कल की जो यहाँ पर विधानसभा बैठक हुई है वहाँ पर भी कई विधायक जो ऐसे थे जो बिना मास्क के पाए गए। किसी ने तो ये भी कह दिया
कि हमें मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। हम डेली हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता वैसे ही अच्छी है, तो हमें इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। किसी और एक विधायक ने ये भी कह दिया कि मास्क लगाने से हमें उल्टी होती है, हमें घबराहट भी होती है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। जब अगर बड़े बड़े लोग जो एमएलए है, इन्हीं लोग अगर इन सारी चीजों का दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो एक आम आदमी कहाँ से करेगा। बड़ी बात स्वाति ने कही और फिलहाल वक्त की थोड़ी सी कमी है। स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति, ये संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, लॉकडाउन रिटर्न पे की हम बात कर रहे हैं और बहुत दुखद है कि अमरावती में 2021 का पहला लॉकडाउन लग गया है। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि आप लापरवाही मत बरतिए। वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हमारी वैक्सीनें बहुत अच्छी हैं। कोरोना का नया स्वरूप भी सामने है जिसको लेकर रिसर्च की जा रही है। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।